वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनिशियलाइजेशन। अभी लास्ट वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था स्टोरेज क्लासेस को, और हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल होता है उसकी क्या स्टोरेज क्लास होती है। और हमने डिस्कस किया था कि 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि वो वेरिएबल्स हमारा जो भी किसी भी स्टोरेज क्लास में होता है तो उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे हैंडल होती है। तो पहले हम लिखेंगे एक्सटर्नल टाइप का वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के लिए हमारी इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। तो ये एक्सटर्न इंट हो गया मेरा, और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा इंट एक्स। तो हमारे जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल होते हैं उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होती है। तो अगर मैं यहाँ इसको प्रिंट कराऊँगा तो ये मुझे बोलेगा कि x की वैल्यू ज़ीरो है। इसने मुझे ज़ीरो वैल्यू दे दी। और यहाँ लाइन नंबर 14 में देखेंगे हमने इसको कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो है। और नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होती है। तो सपोज़ इसको हम ले लेते हैं, स्टैटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल ले लिया हमने, उसको भी कुछ इनिशियलाइज हमने नहीं किया है। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ये हमारी दोनों स्टोरेज क्लासेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शन लिख लेंगे, एंड आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सम लिख लेंगे जो कि हमारा इंटीजर्स का सम रिटर्न करेगा, इंट ए इंट बी। और यहाँ पे मैं एक इंट सी वेरिएबल ले लूँगा जिसमें हमारा सम रहेगा। यहाँ पर मैं अपनी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करा दूँगा, सी इक्वल टू सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देंगे और रिटर्न सी कर देंगे, क्योंकि हमारा ये फंक्शन इंट रिटर्न कर रहा है। और अब इसको हम प्रिंट करने के लिए इस फंक्शन को हम कॉल भी कर देंगे कि हम क्या कहेंगे, इंट एस इक्वल टू सम ऑफ 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सी की वैल्यू मेरी ज़ीरो आ रही है, ये, और सी हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ऐसा लग रहा होगा कि जो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल सी है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ज़ीरो है, बट ऐसा नहीं है। इस केस में उसकी वैल्यू ज़ीरो है, और जनरली हमारी ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। गार्बेज मीनिंग कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसकी वैल्यू क्या होती है। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं स्टैटिक और एक्सटर्नल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है अगर हम कुछ इनिशियलाइज नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, मीनिंग कि कुछ भी हो सकती है रेंज में। तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो भी इंटीजर की वैल्यू हो सकती है। तो ज़ीरो भी एक वैलिड वैल्यू है, तो इस केस में सी की वैल्यू डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है। अब ये कुछ भी हो सकती है, इस केस में ज़ीरो है बट नॉट नेसेसरली इन एवरी केस। तो ये मेरा डिफरेंस हो गया, और ये हमारी तीसरी स्टोरेज क्लास थी। नेक्स्ट हम जो हमारा सी वेरिएबल है इसको हम रजिस्टर वेरिएबल बना देंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कंपाइलर को कि इसको रजिस्टर वेरिएबल बना दो। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो आ रही है, बट अगेन सिमिलर टू हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल, जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल होता है उसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। एंड बिकॉज ज़ीरो एक वैलिड वैल्यू है इंटीजर टाइप के वेरिएबल के लिए, इसलिए इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ज़ीरो आ रही है।
बट इट डज़ नॉट मीन कि इन ऑल केसेस जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सी की वो हमारी ज़ीरो आएगी, वो कुछ भी आ सकती है, एक्सक्यूज़ मी। और ज़ीरो इसलिए आ रही है क्योंकि वो रेंज में है और वो रेंज में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमें याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी स्टैटिक और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस के लिए ज़ीरो होती है और रजिस्टर और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी गार्बेज होती है और रेंज में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हमारे एग्जांपल में हमें ज़ीरो वैल्यू दे रहा है ऑटोमेटिक और रजिस्टर वेरिएबल्स, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको इनिशलाइज़ कैसे करना है हमें। एक्सटर्नल वेरिएबल को अगर हमें इनिशलाइज़ करना है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे इक्वल टू 1 दे सकते हैं और मुझे स्टैटिक वाले इन स्टोरेज क्लास को भी वैल्यू देनी है, तो ये वाई को मैंने 1 कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो एक्स और वाई की वैल्यू मेरी अब 1 प्रिंट हो रही है क्योंकि हमने इनिशलाइज़ कर दी है वैल्यू उसकी 1 से। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारी इनिशलाइजेशन होता है इन दोनों स्टोरेज क्लासेस की, जैसे हमने ये 1 किया है, ये हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही असाइन हो जाती है वैल्यू। और इसको हमें कांस्टेंट वैल्यू देनी होती है। मतलब ऐसा नहीं हम कर सकते कि जैसे कि सपोज़ मेरा ये एस वेरिएबल जो है मेरा, ये मेरा ऑटोमेटिक वेरिएबल है मेन फंक्शन में, तो इसको हमने यहाँ पे असाइन की है वैल्यू एक, जो कि रन टाइम पे कैलकुलेट होगी जब हमारा सम फंक्शन कॉल होगा विद वैल्यूज़ 1 और 2। तो इसका जो इनिशियलाइज़र है वो कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन जो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा हमें सम फंक्शन, और वो इन टर्न डिपेंड करेगा कि हमने उसको वैल्यूज़ पास क्या की हैं। इस केस में 1 और 2 पास की है तो रन टाइम पे इनका सम कैलकुलेट होगा और हम एस को इनिशलाइज़ कर देंगे ये वैल्यूज़ ये। बट ये हमारी एक्सटर्नल क्लास के केस में जो हमने स्टोरेज क्लास के केस में इनिशलाइज़ की वैल्यू, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही असाइन होगी। और यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम यहाँ सम लिख दें और ऐसे कर दें। तो इस केस में हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स और ले लूँ दो, इंट ए और बी, इंट ए इक्वल टू मैंने 1 कर दिया है और इंट बी इक्वल टू 2 कर दूँ, और 1 और 2 की जगह अगर मैं ए और बी यूज़ करूँगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें ये सम फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो हम इनिशलाइज कर पा रहे हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को भी और स्टैटिक वेरिएबल को भी। तो अगर मैं यहाँ पे सम लिखूँ तो ऑब्वियसली वो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सम हमारा नीचे डिफाइंड है लाइन नंबर 9 पे, और ये हम लाइन नंबर 5 पे उसको कॉल नहीं कर पाएंगे अनलेस उसकी डेफिनेशन हमें डिक्लेरेशन पहले मिल जाए। तो ये हमारी डिक्लेरेशन हो जाएगी। तो अब अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को भी वैल्यू इनिशलाइज करना चाहते हैं तो उसको भी 3 वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं।
तो ये समथिंग वी हैव डिस्कवर्ड कि हम स्टैटिक और इन एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस के लिए भी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम एज इनिशियल वैल्यू। जैसे स्टैटिक स्टोरेज क्लास है वाई की, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम एक फंक्शन की रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। इनिशियली आई थॉट कि ये हम नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हम कर सकते हैं। एंड जो हमारा हमने ऑलरेडी देखा है कि रजिस्टर वेरिएबल और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स की भी वैल्यू हम वेरिएबल रख सकते हैं, जो कि हमने एस के केस में ऑलरेडी देखा है। एस हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल है, उसकी इनिशियलाइजेशन इज डिपेंडिंग अपॉन एक हमारा जो फंक्शन है। तो ये हमारी चारों स्टोरेज क्लासेस हो गई और उनकी इनिशियलाइजेशन कैसे हैंडल होती है ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एरे है तो उसकी इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। सपोज ये मेरा एक एरे है और यहाँ पे मैं मतलब डेज इन अ मंथ का एरे है, और इसमें हम ये स्टोर करेंगे कि हर मंथ में कितने डेज़ होते हैं। तो ये हमारा 31 हो जाएगा, 28, 31, 30, 31, 30 एंड देन ये हमारे जैन टू जून हो गया। जुलाई के केस में 31 डेज़ होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो ये हमारा तरीका होता है इनिशलाइज करने का एक एरे को। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जैसे अगर हम इसमें हम ये भी ना दें कि एरे का काउंट कितना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा काउंट हो जाता है। जैसे इस केस में हमें बता देगा कि इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो इसको अगर हम ऐसे भी लिखें तो इक्विवेलेंट है वो। बट अगर हम यहाँ पे डेज लिखते हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे 14 लिखा है, इवन तो हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो मैंने अगर इसकी एरे का साइज़ 14 दिया है और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में मैंने 12 ही एलिमेंट दिए हैं, तो हमारा डिफरेंस हो गया 2 एलिमेंट्स का। तो इस केस में हमारे जो बाकी 2 एलिमेंट्स हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस केस में हमारी 0 हो जाएगी। और अगर हमारा एरे एक्सटर्नल टाइप स्टोरेज टाइप का हो, स्टैटिक स्टोरेज का हो या फिर ऑटोमेटिक स्टोरेज का हो, तीनों केसेस में, इस केस में हमारा ये ऑटोमेटिक स्टोरेज है इसकी, उस केस में हमारे जो बाकी 2 एलिमेंट हैं जो कि मैंने यहाँ इनिशलाइज़ नहीं किए, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। और जैसा कि हमने नोटिस किया है कि ये जो साइज़ जब हम एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं एरे का, तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो कम हो सकते हैं, और जो डिफरेंस है हमारा वो बाकी एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएंगे, एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए, स्टैटिक स्टोरेज के लिए और ऑटोमेटिक स्टोरेज के लिए। बट ये जो हमारा एरे का साइज़ है ये कम नहीं होना चाहिए व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी आर गिविंग एज इन इनिशलाइज़र। जैसे कि अगर मेरे 12 मंथ्स की डेज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बेसिकली इसमें लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए, ये हमें एरर देगा। ये बनेगा 2 इनिशलाइजर्स फॉर इंट ये, क्योंकि ये 12 काउंट है और इसका साइज़ हम बोल रहे हैं 10। तो इन केस हम काउंट नहीं करना चाहते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, और अगर हम एग्जैक्ट एलिमेंट्स देना चाहते हैं इनिशियलाइज़र में, तो हम यहाँ इसका जो एरे का साइज़ है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर हम लिखें ही ना कि कितना है, वो ऑटोमेटिकली साइज़ हमारा कंपाइलर कैलकुलेट कर लेगा कि इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो हमारा इंटीजर टाइप का एरे हो गया। अब एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टाइप का एरे होता है कैरेक्टर का। और सपोज़ मेरा एक कैरेक्टर एरे है, ठीक है, और कैरेक्टर, और ये मेरा डे हो गया, और आज जैसे सैटरडे है तो यहाँ पे हमारा एस ए सैट
कैरेक्टर और यहाँ पे ये हमारा सैटरडे हो गया और यहाँ पे मैं एक नल एलिमेंट भी लगा दूँगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हमारे इसमें जो साइज़ होगा हमारा वो एरे का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। तो इसका हमारा साइज़ 9 हो जाएगा। और इसको लिखने का एक और तरीका होता है कैरेक्टर एरे का। अगर मैंने इनिशियलाइज़ करना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई कैरेक्टर, इसको हम रीनेम कर देंगे, इसको डे 1 कर देते हैं, इसको डे 2 कर देंगे। और यहाँ पे कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज़ करने का इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम इसको ऐसे भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। और इस केस में भी हम सेम वैल्यू हमें मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कि भाई मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है डे 1, तो यहाँ पे मुझे सैटरडे वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं डे 2 की भी वैल्यू प्रिंट करूँ तो मुझे वो सैटरडे ही प्रिंट करेगा। तो डिफरेंस है बट दोनों सेम है, क्योंकि इस केस में जब हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, ये स्ट्रिंग होता है डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर हम कैरेक्टर को देते हैं। तो इनिशियलाइज़र एरे का जनरली हम ये एक करली ब्रैकेट देते हैं और अंदर उसमें एलिमेंट्स हम लिख देते हैं कॉमा सेपरेट करके। जैसे कि इसमें हमारे 12 एलिमेंट थे तो हर एलिमेंट हमारा कॉमा से सेपरेटेड है। इस केस में भी जैसे अगर हमारा एक कैरेक्टर एरे वो इंटीजर एरे थे तो इसलिए इंटीजर्स की वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा है करली ब्रेस के अंदर। ये हमारा कैरेक्टर एरे है तो इसलिए ये करली ब्रेस के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो बट ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर तभी है क्योंकि हमने यहाँ पे एक नल एलिमेंट दिया है एंड में, इसको हम नल एलिमेंट बोलते हैं \0 को। ये हमारा डिनोट करता है कि हमारा जो स्ट्रिंग की कैरेक्टर्स हैं वो एंड हो गए हैं। मैं मतलब कि ये हमारा जो भी कैरेक्टर एरे है इसमें यहाँ y तक हमारे कैरेक्टर्स हैं और यहाँ पे हम इसको, अब यहाँ पे और कोई और कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये हमारा डिनोट करता है। तो अगर मैं इसको हटा दूँगा तो ये हमारा डिफरेंट, ये देखो ये हमारा कुछ गार्बेज प्रिंट कर रहा है। और ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं डे 1 और डे 2 में वो डिफरेंट है। इस केस में अगर इस तरीके से हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो डे 1 के एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 है और डे 2 के बट स्टिल 9 है, क्योंकि इम्प्लिसिटली जब हम ये स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नल टर्मिनेटेड होता है। नल टर्मिनेट मतलब वो नल कैरेक्टर कंपाइलर ऑटोमेटिकली डाल देता है उसमें एंड में। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है बट ये इक्विवेलेंट है। अगर हम सेम स्ट्रिंग को हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखा है और एंड में हमने नल कैरेक्टर भी लिखा है तो ये दोनों सिमिलर हैं और इनका जो हमारा आउटपुट है वो भी देखो सिमिलर आ रहा है। वो जो गार्बेज एलिमेंट कैरेक्टर था वो अब हट गया है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया इनिशियलाइजेशन का कि भाई एरेज कैसे इनिशियलाइज होते हैं, और हमने ऑलरेडी देखा है कि स्टोरेज क्लासेस की इनिशियलाइजेशन कैसे हैंडल होती है। तो आई एंड दिस डिस्कशन ऑन इनिशियलाइजेशन यहीं पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।